हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम रीजनल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिनका उदय हुआ था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था या पढ़ाया था ये कि जो औरंगजेब की डेथ जो हुई थी वो हो गई थी 1707 में। ठीक है, और इन्हीं की डेथ के बाद जो था वो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ठीक है, और मेन कारण क्या थे कि जो आने वाले आगे रूलर्स थे वो बहुत वीक थे। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन इतने अच्छे ढंग से नहीं चलाया जा सका उनके द्वारा। ठीक है, और बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन भी देखने को मिले। ठीक है, जैसे कि नादिर शाह जो कि पर्शिया के थे। ठीक है, जिनको नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहा जाता था, उन्होंने इन्वेजन किया। ठीक है, और कब किया था उन्होंने इन्वेजन? 1739 में। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नादिर शाह जो थे उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में मोहम्मद शाह के टाइम पे। ठीक है, मोहम्मद शाह के टाइम पे इन्वेड किया था। और कब किया था? 1739 में। ठीक है, ठीक है, और इनको जो था वो नेपोलियन ऑफ कहाँ कहाँ का कहा जाता था? नेपोलियन ऑफ ईरान इनको कहा जाता था। ठीक है, और ये जो था ये पीकॉक थ्रोन जो था वो अपने साथ उठा के ले गया था। ठीक है, जो पीकॉक थ्रोन था उसको वो अपने साथ उठा के ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह। ठीक है, कहाँ का था? पर्शिया का। ठीक है, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन भी देखने को मिला था। ठीक है, वो हुआ था जो मुगल एम्परर था, कौन? अहमद शाह, उसके शासन के दौरान भी इन्होंने इन्वेड किया था। ठीक है, तो ये कुछ इन्वेजन देखने को मिले और इसी कारण जो था वो मुगल्स का डिक्लाइन हुआ और जो नए नए छोटे छोटे किंगडम्स थे, रीजनल स्टेट्स थे, वो पावर में आए। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, तो चलो अब हम आगे उन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉज क्या था। ठीक है, एक तो कॉज ये हो गया कि जो सक्सेसर थे औरंगजेब के बहुत वीक थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वो अच्छे से नहीं चला पाए जिस कारण डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ। ठीक है, राइज ऑफ एम्बिशियस गवर्नर, जो गवर्नर्स थे उनका उदय हो गया। ठीक है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, वो मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें आ गई जिस कारण जो था वो करप्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन जैसे मैंने आपको बताए अभी कि अहमद शाह अब्दाली हो गया। ठीक है, और नादिर शाह हो गया, उन्होंने इन्वेड किया। ठीक है, उन्होंने लूटा फिर मुगल एम्पायर को। ठीक है, उसके बाद जो यूरोपियन कंपनीज थी उनका आगमन हो गया भारत में जिस कारण जो था वो मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन जो था और ज़्यादा वीक हो गया। ठीक है, उन्होंने सारा तामझाम अपने हाथों में ले लिया था। किसने? जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पोर्चुगीज आए, डच आए, डेनिस आए, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेट उभर के आया वो था हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद की जो स्थापना थी या फाउंड जो किया था वो किया था निज़ाम उल मुल्क असफ असफ जाह ने। ठीक है, किसने फाउंड किया था? निज़ाम उल मुल्क असफ जाह इन 1724। ठीक है, तो निज़ाम उल मुल्क असफ जाह ने हैदराबाद की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुगल की सवर्निटी एक्सेप्ट की थी, मतलब मुगलों की संप्रभुता एक्सेप्ट की थी। और पर उन्होंने उनको परमिशन दे दी थी कि आप इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते हो। ठीक है, और हैदराबाद जो था वो पावरफुल डेक्कन स्टेट हुआ करता था। ठीक है, जो हैदराबाद था वो एक पावरफुल डेक्कन स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो फाउंडर कौन है? निज़ामुल मुल्क असफ जाह। ठीक है, और भी बहुत सारे जो रूलर्स हुए हैं यहाँ के या गवर्नर्स हुए हैं हैदराबाद के, जैसे नसीर जंग हुए हैं, मुजफ्फर जंग हुए हैं, सलाबत जंग हुए हैं, सलाबत जंग। ठीक है, सलाबत जंग, जिन्होंने सलारगंज म्यूजियम जो था वो बनवाया था। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, सलारगंज म्यूजियम जो था वो इन्होंने ही बनाया था। कौन थे वो? सलाबत जंग। ठीक है, तो इनके बारे में हम जब जब ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से इनके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। ठीक है, अगला जो स्टेट था वो था कौन सा? अवध। अवध जो था जिसको कि ऊद कहा जाता था, वो एक और रीजनल स्टेट हमें देखने को मिला। ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी 1722 में। किसने? सादत खान बुरहान उल मुल्क ने। ठीक है, और हैदराबाद की रखी थी किसने? निज़ाम उल मुल्क असफ जाह ने। कब? 1724 में। और अवध की कब रखी थी? 1722 में। ठीक है, किसने रखी थी?
सादत खां बुरहान उल मुल्क। तो कई बार टाइमलाइन भी पूछ ली जाती है कि आप क्रोनोकली ऑर्डर में इनको अरेंज करें कि कौन पहले फाउंड हुआ कौन बाद में, ठीक है। तो ये ऐसे भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। कैपिटल क्या थी? लखनऊ थी, ठीक है। और इसके समृद्धि का जो इसकी प्रोस्पेरस मतलब इसकी समृद्धि का जो मेन कारण था वो क्या था? इनकी जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टाइल थी। जो भी ये उपज या जो भी ये पैदावार करते थे उसका वो ट्रेड करते थे, ठीक है। यही इनके समृद्धि या इनके पावरफुल होने का मेन कारण बना, ठीक है। और उसके बाद जो रूल किया था किसने अवध पे, वो कौन थे? सुजा उद्दौला, ठीक है। और उसके बाद असफ उद्दौला ने, ठीक है। ये भी गवर्नर्स हुए हैं या रूलर्स हुए हैं किसके? अवध के, ठीक है। ठीक है। अब आगे हम जानते हैं बंगाल के बारे में, ठीक है। बंगाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनल स्टेट्स था, ठीक है। और ये काफ़ी इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी हुआ करता था, ठीक है, जब तक इसका पार्टीशन नहीं हो गया था, ठीक है। तो जो बंगाल थी उसकी फाउंडेशन रखी थी किसने? मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। कब? 1717 में, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी? मुर्शिदाबाद, ठीक है। मुर्शिदाबाद जो थी इसकी कैपिटल थी। और इसकी समृद्धि का कारण भी या इसके प्रॉस्पेरस होने का कारण भी मेन क्या था? एग्रीकल्चर ही था, क्योंकि काफ़ी फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, तो अच्छी खासी मात्रा में पैदावार हुआ करती थी जिसका वो ट्रेड करते थे, ठीक है। और इनको अच्छा खासा पैसा मिलता था, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारे गवर्नर्स या रूलर्स हुए हैं बंगाल के। कौन? जैसे अलवर्दी खान हो गया, सिराजुद्दौला हो गया, ठीक है। और जो बंगाल पे इन गवर्नर्स का रूल जो था वो खत्म हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम ये जो बैटल्स हैं इनके बारे में आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा जो थे वो गवर्नर्स हुए हैं, जैसे एक तो मुर्शिद कुली खान जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी कब? 1717 में, ठीक है। एक तो ये थे, उसके बाद हुए कौन? उसके बाद हुए सुजाउद्दीन उसके बाद एक गवर्नर हुए हैं बंगाल के, ठीक है। उसके बाद सरफराज खान हुए हैं, अलवर्दी खान हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हुए हैं अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, ठीक है। ये भी गवर्नर्स हुए हैं किसके? बंगाल के, ठीक है। उसके बाद मीर जाफ़र हुए हैं, मीर कासिम हुए हैं, ठीक है। फिर से मीर जाफ़र हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नर्स थे कहाँ के? बंगाल के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं मराठास की, ठीक है। जैसा कि जब हमने मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कैसे और किसने मराठा एम्पायर की जो थी वो स्थापना की थी। तो वो की थी शिवाजी महाराज ने। कब? ठीक है। और इन्होंने जो था वो राजगद्दी संभाली थी 1674 में, ठीक है। 1674 में इन्होंने राजगद्दी संभाली थी, ठीक है। और रायगढ़ को जो था अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। और इन्हीं के अंडर जो था वो पेशवा भी इन्हीं के अंडर जो थे काम करते थे। कैपिटल पुणे, पहले तो राजगढ़ थी पर बाद में इनकी कैपिटल क्या होगी थी? पुणे होगी थी। जैसे लीडर्स थे ये जो पेशवाज थे, कौन कौन से थे? बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है। बाजीराव वन थे, नाना साहिब थे, ठीक है। ठीक है, ये तो कुछ पेशवाज हुए हैं। जो बाजीराव वन थे वो सबसे एबलेस्ट पेशवा थे, सबसे शक्तिशाली पेशवा थे। ये ही गुरिल्ला वारफेयर के मतलब इनको गुरिल्ला वारफेयर बहुत अच्छे से आता था। किसके बाद? शिवाजी के बाद, ठीक है। जो गुरिल्ला वारफेयर के लिए जाने जाते थे वो थे बाजीराव वन, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, पहले भी मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। जैसे और भी अलग अलग थे, जैसे गायकवाड़ थे, होलकर थे, सिंधियाज थे, भोसले थे, पेशवाज थे। ये अलग अलग मतलब एम्पायर पे, ये मराठा एम्पायर का ही पार्ट थे पर अलग अलग जगह पे स्थापित थे, ठीक है। जैसे जैसे सिंधिया कहाँ के थे, भोसले कहाँ के थे, पेशवा कहाँ के थे, गायकवाड़ कहाँ के थे, होलकर कहाँ के थे, होलकर थे वैसे इंदौर के। इन सब के बारे में जब मैंने मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो चीफ्स थे या रूलर्स थे वो कहाँ कहाँ के थे, ठीक है। तो कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं पंजाब की या 6 स्टेट्स की, ठीक है। तो जो 6 स्टेट्स थी या पंजाब किंगडम थी उसकी स्थापना जो की थी वो किसने की थी? वो की थी गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। जो कि गुरु नानक देव जी ने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गुरु नानक देव जी ने स्थापना की थी किसकी? 6 स्टेट की या पंजाब की, ठीक है। इन्होंने स्थापना की थी, इन्होंने ही नानक पंथ की स्थापना भी की थी, ठीक है। और ये जो कॉन्टेम्परेरी थे
समकालीन थे किसके थे, इब्राहिम लोदी के थे और बाबर के थे, ठीक है। बहुत सारे सिख गुरुज हुए हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहले हुए हैं गुरु नानक देव जी, जिन्होंने स्थापना की थी किसकी, पंजाब स्टेट की, ठीक है। उसके बाद हुए हैं गुरु अंगद देव जी, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवर किया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट को, ठीक है, इन्होंने ही रेगुलर किया था लंगर सिस्टम को, ठीक है। एक डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम सारे सिख गुरुज के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हुए हैं, कौन हुए हैं, गुरु अमरदास जी, ठीक है। गुरु अमरदास जी के बाद हुए हैं गुरु रामदास जी, ठीक है, जिन्होंने जो अमृतसर सिटी है उसकी फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, जो फाउंड की थी। उसके बाद हुए हैं गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। उसके बाद हुए हैं गुरु हरगोविंद जी। उसके बाद गुरु हर राय, गुरु हर कृष्णा, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, जिनको मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। ठीक है, और जहाँ पे उनको मारा गया था दिल्ली में, वहाँ पे बनाया गया है क्या, शीशगंज गुरुद्वारा, कहाँ पे, दिल्ली में। उसके बाद हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो लास्ट सिख गुरु थे, ठीक है। इसके बाद कोई भी और गुरु नहीं हुए हैं, और उसके बाद जो थे वो सिख जो थे वो 12 मिसलों में विभाजित हो गए थे, ठीक है, ठीक है। और बाद में इनको यूनाइट कर दिया था, मतलब इकट्ठा कर दिया था आपस में। वो किसने किया था, जो महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं 1799 में, इन्होंने जो था इन जो सिख देव जो 12 मिसलों में बंट गए थे उनको इकट्ठा कर दिया था, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या थी, वो थी लाहौर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट हुआ है, वो हुआ है मैसूर, ठीक है। मैसूर, मैसूर की जो फाउंडेशन थी वो रखी थी किसने, वो रखी थी हैदर अली ने, ठीक है। हैदर अली ने जो था वो फाउंड किया था मैसूर स्टेट, ठीक है। और बाद में इसकी स्ट्रेंथन, मतलब इसको अपनी समृद्धि या प्रकाष्ठा तक लेके गए कौन, टिप्पू सुल्तान, जो कि बेटे थे किसके, हैदर अली के बेटे थे ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडर्नाइज्ड आर्मी आर्मी तैयार की, ठीक है। और काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स को जो था वो रोक के रखा था, ठीक है। ब्रिटिशर्स को रोक के रखा था इन्होंने, जो था वो 4 एंग्लो मैसूर वॉर फाउट किए, मतलब 4 एंग्लो मैसूर वॉर जो थे वो लड़े थे, ठीक है। तो ये जो एंग्लो मैसूर वॉर थे, थोड़ा सा मैं इनकी टाइमलाइन बता देता हूँ। जैसे पहला लड़ा था इन्होंने 1767 से लेकर 69 तक, ठीक है। इसके बाद ये जो थे इनके बीच में ट्रीटी होती है साइन किसके, इसके बीच में जो हैदर अली थे एक साइड और एक साइड इंग्लिश थे, इनके बीच में ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, कब, 1769 में, मद्रास, ठीक है, 1769 में एक ट्रीटी होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैसूर वॉर होता है, वो होता है 1780 से लेके 84 तक, ठीक है। ये सेकंड की टाइमलाइन है, ठीक है। इसमें जो है 84 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखोगे, कई बार ये ट्रीटी भी आ जाती है, इनका क्रोनिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। जैसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी कब, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर हुई थी 1784 में, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो हुआ था 1790 से लेके 92 में, ठीक है। ये हुआ था, एक साइड कौन था, एक साइड था टिप्पू सुल्तान और दूसरी साइड थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इसमें जो होती है एक ट्रीटी होती है, इसमें भी साइन। तो ब्रिटिशर्स की जो मेनली जो टेक्निक थी वो यही थी कि वो या तो संधि कर लेते थे, ठीक है, जिस कारण जो था वो जो राजा होता था वो विवश हो जाता था, मतलब संधि करने के लिए उसको विवश कर देते थे, मतलब ट्रीटी करते थे, फिर एम्पायर्स को डिवाइड करते थे आपस में, ठीक है। खुद वो उस ट्रीटी को मानते नहीं थे, ठीक है, पर जो राजा होता था जिसके अगेंस्ट वो लड़ रहे होते थे उस पर उस संधि को थोप देते थे, ठीक है, ताकि वो उस पर सारा कंट्रोल रख पाए, ठीक है। तो इसमें जो थी 1792 में एक ट्रीटी होती है, वो होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। एक ये भी ट्रीटी होती है कब, 1792 में, ये भी आप ध्यान में रखोगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद होती है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है, जिसमें कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, वो होता है, वो कब होता है, वो होता है 1799 में, ठीक है। 1799 में जो है वो टिप्पू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जो ये जो टिप्पू सुल्तान था, ये जो था ये जैकोबियन क्लब का मेंबर था। कौन से क्लब का मेंबर था ये था जैकोबियन क्लब का मेंबर। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया चारों जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा आपको जो जो ट्रीटी साइन हुई थी उनके बाद में उनके बारे में भी बता दिया। आई आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो राजपूत स्टेट्स थे, ठीक है, और जो राजपूत रूलर्स थे, ठीक है। पहले तो वो मुगल्स के अधीन आ गए थे, पर उन्होंने मुगल्स के बाद जो था इन्होंने अपनी
अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। जैसे कि बहुत सारे स्टेट थे, कौन से, जैसे जयपुर था, जोधपुर था, उदयपुर था, बीकानेर था, ठीक है। मुगल्स के डिक्लाइन के बाद, ठीक है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया था दोबारा से, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या निकल के आता है इन रीजनल स्टेट्स का, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या मिलता है हमें कि ये कि इन्होंने जो था वो प्रिजर्व करके रखा क्या, इंडियन ट्रेडिशन को, ठीक है। किसके बाद, जो मुगल के डिक्लाइन के बाद भी इन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को जो था वो संरक्षित करके रखा, ठीक है, प्रिजर्व करके रखा। इन्होंने प्रमोट किया किस चीज़ को, जो रीजनल लैंग्वेज थी, रीजनल आर्ट था, ठीक है, इकोनॉमी थी, उसको इन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। और जो इनके जो मेनली जो मतलब इनके पतन का जो मेन कारण था रीजनल स्टेट्स का, इनमें यूनिटी नहीं थी, ठीक है, ये आपस में ही लड़ते रहते थे बाबर के लिए, ठीक है, जिसका फायदा जो था वो ब्रिटिशर्स ने उठा लिया और उन्होंने भारत में अपना रूल स्थापित कर लिया, ठीक है। अगर इन जो हमारे लोकल रूलर्स थे, जो राजा थे, उनमें यूनिटी होती तो ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पाते। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।